हम लोग एस सी वर्मा बुक के ऑब्जेक्टिव 1 सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है ये फ्रिक्शन। तो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें। इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट has constant magnitude. If the angle between this force and the vertical is decreased, the frictional force between the surface and the body will. Option A है increase, B decrease, C remains the same and D may increase or decrease. तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव 1 का। तो इसमें दिया हुआ है एक ब्लॉक के ऊपर जो कॉन्टैक्ट सरफेस लग रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस जो फोर्स लगा रही है वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस जो है ये ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लगाएगी। एक फोर्स तो होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ये हमने इसको एन बोल दिया। और एक फोर्स होगा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, एक फोर्स होगा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम एफ आर लिख दे रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। तो एफ आर और एन का रिजल्टेंट इनके बीच में होगा, इसको हमने एफ कह दिया। दिस इज टोटल फोर्स, टोटल कांटेक्ट फोर्स, ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है। देखो सरफेस यहाँ पर दो कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है। तो इस और आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर इस कांस्टेंट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बन रहा है इसको डिक्रीज़ करते चले जाएं तो फ्रिक्शन फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं F को रिज़ॉल्व करूँ तो जो नॉर्मल रिएक्शन वाला कंपोनेंट है इसको हम लिख सकते हैं F cos थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स वाला जो कंपोनेंट है उसको आप लिख पाएंगे F sin थीटा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है ये F sin थीटा होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं थीटा डिक्रीज़ करना है, तो अगर आप ये एंगल को डिक्रीज़ करोगे, अगर मैं यहाँ थीटा को डिक्रीज़ करूँगा तो साइन थीटा डिक्रीज़ हो जाएगा, और साइन थीटा डिक्रीज़ होने से फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है एफ आर ये भी डिक्रीज़ होने लगेगा। इसमें ये जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स, इसको नॉर्मल रिएक्शन के साथ बने हुए एंगल को आप धीरे धीरे कम करते चले जाओ। ये थीटा जितना कम होता जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और इसलिए फ्रिक्शन उतना कम होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फ्रिक्शन में क्या इफ़ेक्ट आएगा, फ्रिक्शन फोर्स में क्या इफ़ेक्ट आएगा अगर ये फोर्स और एन के बीच का एंगल डिक्रीज़ करते चले जाएं। तो थीटा डिक्रीज़ होने से साइन थीटा डिक्रीज़ होगा, साइन थीटा डिक्रीज़ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये करेक्ट आंसर बी होगा, जिसमें दिया हुआ है डिक्रीज़। तो देख लें एक बार आंसर, ये है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है डिक्रीज़। फ्रिक्शन के बारे में पूछा हुआ था, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी विल। अगर आप एंगल को कम कर रहे हो, इफ़ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज्ड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी विल, तो आंसर होगा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फोर्स का वर्टिकल के साथ एंगल डिक्रीज़ करते गए, साइन थीटा डिक्रीज़ हुआ, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी डिक्रीज़ होता चला गया। आप देखो, अगर ये एंगल को ज़ीरो ही कर दो, आप ये वाले एंगल को ज़ीरो कर दो तो रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है जहाँ वहाँ पर हो जाएगा, तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फ्रिक्शन रह ही नहीं जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकेंड क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। While walking on ice, one should take small steps to avoid slipping. This is because smaller steps ensure option A larger friction, option B smaller friction, option C larger normal force and option D smaller normal force. तो
ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 2। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइस में अगर हम चलते हैं तो स्मॉलर स्टेप्स लेते हैं तो चलना कंफर्टेबल रहता है, आसानी से चल पाते हैं। अगर बड़े स्टेप ले लें तो आप आइस में नहीं चल पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्टी होगी, स्लिप हो सकते हैं वहाँ पर। तो हमें पूछा हुआ है कि नॉर्मल स्टेप्स लेने से क्या फ़ायदा होता है, क्या इंश्योर होता है नॉर्मल स्टेप लेने से। तो सपोज़ ये आइस है, आइस को परफेक्टली स्मूथ सरफेस बोलते हैं, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये कोई मान लो पर्सन है, ये कोई पर्सन है, इसने ये छोटे स्टेप लेके चल रहा है, ये छोटे स्टेप लेके चल रहा है। और एक और पर्सन ले लिया हमने बी, और ये काफ़ी बड़े स्टेप लेके चल रहा है। तो देखो ध्यान से, जब आगे बढ़ेगा ए पर्सन, तो जो इसका पीछे वाला स्टेप होगा, पीछे वाला पैर होगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन पे, बैकवर्ड डायरेक्शन पे वो फोर्स लगाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो आइस की सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसी को हम फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये आगे मूव करता है। और ऐसी बी पर्सन भी होगा, जो बी होगा ये भी क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा और फ्रिक्शन आगे लगेगा इसके ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझना, अगर ये स्टेप्स बड़े लेगा तो बड़े स्टेप लेने के लिए इसको पीछे फोर्स बढ़ाना पड़ता है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ग्राउंड या आइस यहाँ पर फ्रिक्शन लगाएगी, लेकिन ये फ्रिक्शन बहुत कम ही लगा पाएगी। आइस ऐसी सरफेस है कि वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगा ही नहीं सकती है। तो जब ये बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा लगाएगा और फ्रिक्शन कम होगा तो ये स्लिप कर जाएगा ये पर्सन। जबकि ये वाला जो है ए पर्सन है, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा तो अगर ये स्मॉल स्टेप लेगा तो जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो कम लगाएगा, और कम फोर्स लगाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे कम फ्रिक्शन लगेगा, और कम फ्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। तो जो स्मॉलर स्टेप्स होते हैं ये स्मॉलर फ्रिक्शन को इंश्योर करते हैं। आप इस स्टेप्स स्मॉल लेने से फ्रिक्शन भी कम लगेगा यहाँ पे, और कम ही अवेलेबल है हमारे पास। अगर बड़े स्टेप लेंगे तो बैकवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स कम ही रहेगा, तो स्लिप हो जाएगा ये पर्सन। तो इसलिए जब हम आइस में चलते हैं तो छोटे छोटे स्टेप से चलना पड़ता है। बड़े स्टेप लेने से बैकवर्ड, आप जब बड़ा स्टेप लेते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे स्लिप हो जाएंगे हम। तो स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर स्मॉलर फ्रिक्शन। तो इसका आंसर भी यहाँ पर बी हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्मॉलर स्टेप्स। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। अ बॉडी ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface, friction coefficient mu. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. The force by the surface on A is F. The force by the surface on A is F, where F is equal to mg, F is equal to mu mg, C mg is less or equal to F, and F is less or equal to mg under root 1 plus mu square. And option D is mg is greater or equal to F, and F is greater or equal to mg under root 1 minus mu square. तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमने इसका मास m ले लिया, और कोई पर्सन है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस ब्लॉक को, सपोज़ मैं टेंशन बोल दे रहा हूँ इसको, ये फोर्स लगा के या टेंशन लगा के इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है।
तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो मैक्सिमम फोर्स लगाने पे भी ये ब्लॉक मूव नहीं करा, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और सरफेस का ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, इसको हमने n बोल दिया। और इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये हमको F दिया हुआ है। तो F जो है ये नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हो। सपोज़ यहाँ अभी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको मैं FR बोल दे रहा हूँ, या सिर्फ F ले रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर देखो, जो कांटेक्ट फोर्स मतलब एक फ्रिक्शन हुआ और एक नॉर्मल रिएक्शन हुआ, इसका रिजल्टेंट F है। तो हम F इज़ इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स F और N का रिजल्टेंट होगा, तो अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हो जाएगा। F इज़ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटी होगी। ये अगर फोर्स मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो देखो यहाँ n तो चेंज कर नहीं रहा है, फ्रिक्शन जो है ये चेंज कर सकता है। तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ये 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होगी। जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना हो सकता है, 0 से लेकर लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मान लो हम फोर्स मैक्सिमम चाहिए, तो देखो ये F तो N तो चेंज होगा नहीं, F में चेंज हो सकता है। तो फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो F को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम फोर्स मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, तो FL स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर हो जाएगा। तो और FL होता कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू स्क्वायर N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। N स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दो, तो ये n और अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, और n देखो किसके इक्वल होगा, वेट इसका कितना हो जाएगा, mg। तो n के प्लेस में लिखा जा सकता है mg अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। एक तो ये हो गया मैक्सिमम फोर्स। और f अगर मिनिमम चाहिए तो फ्रिक्शन फोर्स भी मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, तो मिनिमम कितना हो सकता है, ये 0। तो अगर हम यहाँ फ्रिक्शन फोर्स 0 कर दें, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स 0 कर दोगे तो फोर्स F भी जो है ये मिनिमम हो जाएगा, और ये सिर्फ कितना रह जाएगा, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू n मिलेगा, और n मीन्स यहाँ mg हो जाएगा। तो ये मिनिमम फोर्स है। तो मिनिमम फोर्स कितना हुआ mg, और मैक्सिमम फोर्स कितना हुआ mg अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ये किस ऑप्शन पे मिलेगा हमको। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो फोर्स की रेंज मिल रही है हमको यहाँ पर। फोर्स जो लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, इसकी मिनिमम वैल्यू mg होगी और मैक्सिमम वैल्यू mg अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगी। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये अभी हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।